हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। मैग्नेटिज्म की नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं, वीडियो नंबर 5। स्टार्ट करेंगे टॉपिक को, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। अब हम क्या कर रहे हैं, अभी इससे पहले आपको एक और क्वेश्चन कराया था, इससे पहले एक और डेरिवेशन कराया था, उसमें भी हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, लेकिन हमने सर्कुलर कॉइल की वजह से सेंटर पे निकाला था। इससे प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी जिसने भी, उसमें पता चला होगा। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम कॉइल को अब तक पेपर के एक्सेस में रख रखा था, पेपर की प्लेन में रख रखा था। अब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर हम कॉइल को रखेंगे। उसकी वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो कॉइल के सेंटर पे नहीं होगा, कॉइल के सेंटर से कुछ आर डिस्टेंस की दूरी पे, एक्स डिस्टेंस की दूरी पे होगा, उस पे हम क्या निकालना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो डेरिवेशन में क्या करना चाहते हैं, इसका मतलब सब समझ गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर डेरिवेशन को। कंसीडर सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस ए। एक सर्कुलर कॉइल कंसीडर कर लीजिए जिसका रेडियस कितना है, ए है। ये देखिए हमारे पास में ये सर्कुलर कॉइल होगी, इसका रेडियस ये दिखा रखा है, ए इसका रेडियस हो गया, विद सेंटर ओ। सेंटर क्या है, ओ है इसका। लेट द प्लेन ऑफ द कॉइल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। जैसे मैंने बताया था आपको कि प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर ले रहे हैं, और करंट आई की डायरेक्शन वो कर देते हैं जो हमारे डायग्राम में दिखा रखी है। यानी कि करंट आई कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ये डायरेक्शन है करंट की, ये डायरेक्शन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जो है करंट वो फ्लो कर रहा है। Suppose P is any point on the axis of the circular coil at a distance x from its center O. O से लेके P तक की दूरी जो है वो x है, और इसी पॉइंट P पे हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्लियरली OP इज इक्वल्स टू x। फिगर में दिख रहा है कि OP किसके बराबर है, x के बराबर है। OC किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है, a के बराबर। और C से लेके P तक की दूरी जो है वो क्या है, करंट एलिमेंट से जो पॉइंट P की दूरी हुआ करती थी, जो भी हम मानते थे, आप पीछे डेरिवेशन में करते आए हो और समझ के कर रहे होगे उन डेरिवेशंस को, तो सबको पता होगा कि करंट एलिमेंट से जिस पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं उस तक का डिस्टेंस हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते थे। कंसीडर टू स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ द कॉइल ईच ऑफ लेंथ DL एट C एंड D। भाई हम पूरी कॉइल के लिए तो नहीं निकाल सकते, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है तो दो कोई करंट एलिमेंट मान लेता हूँ डायमेट्रिकली अपोजिट एजेस पे, और उन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल देता हूँ। और फिर क्या कर लेंगे हम लोग, एड ऑन कर लेंगे या इंटीग्रेट कर लेंगे, तो पूरी कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास में पॉइंट P पे आ जाएगा। तो हमने क्या कंसीडर करा, कंसीडर दो स्मॉल एलिमेंट ऑफ कॉइल ऑफ लेंथ DL और C और D पॉइंट पे, जो डायमेट्रिकली अपोजिट एजेस पे सिचुएटेड है। तो यहाँ से PC किसके बराबर हो जाएगा, PD के बराबर हो जाएगा। ये देखिए PC का है ये रहा, और PD का है ये रहा। PC किसके बराबर हो जाएगा, PD के बराबर हो जाएगा, और ये किसके बराबर है, स्मॉल r के बराबर है, और ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। निकाल सकते हो क्लियरली आप। ये हाइपोटेन्यूज है, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, वही मैंने यहाँ पे करा है। उसके बाद मैंने ये मान लिया कि एंगल CPO बराबर हो जाएगा एंगल DPO के। एंगल CPO क्या है, ये देखिए एंगल CPO, ये वाला एंगल किसके बराबर माना है, फाई के बराबर माना है। तो एंगल ये वाला भी एंगल फाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाली साइड A है और ये वाली भी साइड A है। पिछले लास्ट वीडियो में जो डेरिवेशन कराया था, जिसमें स्पेशल केस हमने लिया था, लास्ट टू लास्ट वीडियो में, थर्ड वीडियो में देखा होगा आपने, स्ट्रेट वायर की वजह से हम स्पेशल केस ले रहे थे, तो φ1 और φ2 को बराबर मान लेते थे स्पेशल केस में, जिसमें हमने बाइसेक्टर ली थी वो लाइन। तो ये देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल भी बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर हो गए। वही हमने यहाँ पे लिखा है, एंगल CPO बराबर हो गया एंगल DPO के, और इसे हमने सपोज करिए फाई मान लिया। बायोट-सावर्ट लॉ लगा लेते हैं। मैग्नेटिक, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट P ड्यू टू करंट एलिमेंट आइडियल वेक्टर इज गिवन बाय dp वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब देखिए ये साइन थीटा क्यों है, ये क्योंकि अगर हम DL वेक्टर और R वेक्टर के बीच में डिस्टेंस एंगल निकालते हैं तो वो कुछ हमारा किस तरीके से आ रहा है, ये सपोज करिए DL वेक्टर है इस डायरेक्शन में, यहाँ से जो एंगल बना रहा है, ये कितना एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री बना रहा होगा। ये कॉइल जिस तरीके से आपको यहाँ डायग्राम में दिख रही है, एक्चुअली उस तरीके से नहीं है, ये परपेंडिकुलर रखिए पेपर के प्लेन के। तो आप परपेंडिकुलर रख के इमेजिन कर पाएँ तो आपको 90 डिग्री एंगल समझ में आएगा। अदरवाइज़ आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि जब हम परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर लेते थे तो DL वेक्टर और R वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री रहता था। अगर आप इमेजिन कर सकते हैं, आप कॉइल को प्लेस करके देख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप याद कर लीजिए कि DL वेक्टर और R वेक्टर के बीच में एंगल 90 होता है। यहाँ पे थोड़ी सी इमेजिनिंग पावर आपको या तो अपनी बढ़ानी पड़ेगी, या फिर आपको चीज़ें एक्सेप्ट करके याद करनी पड़ेंगी कि हाँ भाई ऐसा होता है। क्यों, क्योंकि ये 2D चीज़ नहीं रही है, अब यहाँ पे 3D हो गई हैं, तो 3D में रिप्रेजेंट करके आपको किस तरीके से दिखाऊँ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ऑफलाइन क्लासेस में तो मैंने रिंग की हेल्प से बहुत मेहनत करके कुछ समझा भी दिया था बच्चों को।
तो आप ये याद रखिए, अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो जब ऑफलाइन में आएंगे आप लोग तो हम आपको क्लियर कर देंगे इस दिक्कत को, अगर किसी को रहेगी तो। ठीक, तो ये साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो क्या हो जाएगा, डी बी कुछ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। और हमने पढ़ा है आर स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो डी बी यहाँ से क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है हमारे पास में। अब हमें डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्शन निकालने का एक ही तरीका है, आप क्या लगाइए, राइट हैंड स्क्रू रूल लगा दीजिए। राइट हैंड स्क्रू रूल लगा दीजिए। कहाँ से लगाएंगे आप, ये देखिए यहीं पे आ जाइए आप। डी एल वेक्टर की डायरेक्शन ये है, आर वेक्टर ये है, मुझे क्या करना होता है, डी एल वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ जाना होता है। डी एल वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ हम लोग इस तरीके से जाएंगे, इस तरीके से जाएंगे, यानी कि ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या है कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्क्रू को घुमाओगे तो स्क्रू किस तरफ आएगा, आपका स्क्रू बाहर की तरफ आएगा, यानी कि जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या आनी चाहिए, आउटवर्ड्स आनी चाहिए थी। समझ में आ गई बात को। तो हमने आउटवर्ड्स दिखाई भी है और डायरेक्शन क्या दिखाई है उसकी एक बार नीचे पढ़ा देते हैं, फिर आपको ऊपर फिगर में फिर से समझाएंगे। द डायरेक्शन ऑफ डी बी वैक्टर इज इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द डी एल वैक्टर एंड आर वैक्टर। डी बी वैक्टर हमने पीछे जितनी बार भी राइट हैंड स्क्रू लगाया सब में आपको बताया हर बार में कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड आता है वो क्या आएगा, या तो आउटवर्ड्स आता था या इनवर्ड्स आता था, एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर आता था। क्लियर है सबको इतनी बात। पीछे वाले डेरिवेशन में भी देखा था परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर आया था। क्यों आया था परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, क्योंकि कॉइल को हमने पेपर के प्लेन में रख रखा था। इस बार क्या कर रखा है हमने, कॉइल को पेपर के प्लेन में ना रख के उसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर रख रखा है। ठीक, तो इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड्स इनवर्ड्स से उतना क्लियरली आप समझ नहीं पाओगे। आप ये सब चीज़ें अगर अपने सामने एक बैंगल ले लेना, एक कड़ा ले लेना, उसकी हेल्प से समझने की कोशिश करना। ठीक, the direction of db vector is in the plane perpendicular to dl vector and r vector and is directed as given by the right hand screw rule, that is pe perpendicular to cp। डायरेक्शन कहाँ आएगी इसकी, डायरेक्शन आएगी अलॉन्ग pe, ये डायरेक्शन आएगी इसके मैग्नेटिक फील्ड की ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट। ये हो गया, ये पता चल गया। और डायरेक्शन कैसी आएगी, आउटवर्ड आएगी। आउटवर्ड का मतलब क्या है कि ये रिंग जो है वो अगर आप किसी एक तरफ खड़े हो जाओ और अपने फेस की तरफ रिंग का फेस कर लो तो उस तरीके से रखी है। तो आउटवर्ड क्या है, मतलब कि वो डी बी वैक्टर आपके फेस की तरफ आ रहा है। तो ये जो डी बी वैक्टर है, ये इन्होंने डी क्यू लिख दिया है, इसे करेक्शन कर लेना, ये डी बी वैक्टर है, ये डी बी वैक्टर है और ये डी बी वैक्टर डी बी डैश वैक्टर है, ये करेक्शन कर लेना डायग्राम में। ठीक है, तो ये जो डी बी वैक्टर और डी बी डैश वैक्टर होगा ये क्या होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। मतलब आप आउटवर्ड समझ रहे हो ना किस तरीके से आउटवर्ड्स होगा, तो यहाँ पे डायरेक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी कि आउटवर्ड्स का मतलब इस तरीके से एक्सिस के बीच में आ रहा है। क्यों आ रहा है वो मैं आपको रीजन समझा चुका हूँ। क्यों, क्योंकि अब तक क्या होता था, हम लोग ऊपर की तरफ बना देते थे, साइड की तरफ बना देते थे, यानी कि किसी एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे निकाल देते थे, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर हुआ करता था वो। इस बार हमने कॉइल को परपेंडिकुलर नहीं, हमने कॉइल को पेपर के प्लेन में नहीं रखा है, तो जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो पेपर के परपेंडिकुलर नहीं आएगी। ठीक है, कॉइल परपेंडिकुलर रखिए पेपर के प्लेन के, तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर कैसे आ जाएगी पेपर के प्लेन के, वो कैसी आएगी, आउटवर्ड्स आएगी। मतलब पेपर के प्लेन पे आप उसे बना नहीं सकते, कुछ इस तरीके की आएगी। तो डी बी वैक्टर की डायरेक्शन ये आएगी। ठीक है, अगर आप राइट हैंड स्क्रू रूल लगा के देखते हो तो। इसी तरीके से अगर आप इस वेक्टर के लिए निकालोगे, डी एल वैक्टर यहाँ पे है, आर वेक्टर यहाँ पे है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे तो ये भी डायरेक्शन आउटवर्ड्स आ जाएगी। आउटवर्ड्स आएगी तो इसकी डायरेक्शन हमने कहाँ दिखा दी, ये दिखा दी डी बी डैश वैक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, जिनको समझ में आया है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, याद करके चलो, और कोई दूसरा तरीका है नहीं समझाने का। अगर आप ऑफलाइन में आ रहे होते तो हमने आपको समझा, वहाँ यहाँ पे समझाया भी था रिंग की हेल्प से, तो आपको भी समझ में आ जाता। अगर नहीं भी आया समझ में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब आप आओगे ऑफलाइन ज्वाइन करोगे क्लासेस, अगर किसी को दिक्कत रहेगी तो डेरिवेशन को इसको दोबारा करवा देंगे सबके सामने। ठीक है, तो डायरेक्शन आ गई, यहाँ से हमने बोल दिया पी परपेंडिकुलर टू सी पी आएगा। इसी तरीके से दूसरी वाले की भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। दूसरे वाले की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही बनेगा, डी बी डैश इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, वो भी 90 का एंगल बना रहा है, आइडियल आर स्क्वायर की वैल्यू वही ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है, यानी कि डी बी और डी बी डैश की वैल्यू सेम है। इसकी डायरेक्शन निकालेंगे तो डायरेक्शन भी किस तरीके से आ जाएगी, वही सेम डायरेक्शन इसकी भी आ जाएगी, यानी कि पी एफ आ जाएगा और परपेंडिकुलर टू पी डी आ जाएगा। पी एफ परपेंडिकुलर टू पी डी, देखो अभी डायग्राम में जो मैंने आपको समझाया वही है, ये पी एफ एरी और पी डी के परपेंडिकुलर है। पी डी क्या है हमारे पास में, ये है हमारा पी डी,
ये रहा वीडियो, यानी कि ये वाला पूरा एंगल 90 है, इसी तरीके से ये वाला पूरा एंगल 90 है। ठीक, क्लियर इतना सबको। अब ये वाली बात समझिए कि किस तरीके से एंगल बनाए हैं हमने यहाँ पे। ये एंगल बनाने के लिए देखिए फिगर को जूम कर दिया मैंने। ये वाला एंगल अगर फाई है, ठीक है, और ये पूरा एंगल कितना है 90 है, यहाँ से यहाँ तक का, ये तो क्लियरली दिख रहा होगा भाई, दो एक्सेस हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 - 5 हो जाएगा। क्लियर, ठीक। अब ये वाला एंगल 90 - 5 हो गया, और ये वाला भी एंगल कितना बताया मैंने आपको, ये वाला एंगल कितना बताइए, ये भी 90 है। अब ये 90 - 5 है और ये पूरा इसका मतलब 90 है, तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। सिमिलरली ये वाला एंगल भी 5 आ जाएगा। क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ, डीबी वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे। डीबी वेक्टर है, बताई दिया मैंने करेक्शन के लिए, डीबी वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे। और ये एंगल 5 है, तो सबको पता है कि जब रिजॉल्व करते हैं तो थीटा के पास वाला कॉस थीटा होता है और दूर वाला साइन थीटा होता है। तो ये डीबी डैश है, तो ये सॉरी डीबी वेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा डीबी कॉस 5, और ये क्या हो जाएगा डीबी साइन 5। इसी तरीके से डीबी डैश वेक्टर है, डीबी डैश वेक्टर है, तो ये थीटा के पास वाला क्या हो जाएगा कॉस थीटा, दैट मीन्स डीबी डैश कॉस 5, और दूर वाला साइन थीटा हो जाता है, तो ये डीबी डैश साइन 5। रिजॉल्व कर लिया, समझ में आ गया। अभी नीचे वैल्यू निकाल के दिखाई आपको कि डीबी और डीबी डैश की वैल्यू तो सेम आ रही है, तो डीबी कॉस 5 और डीबी डैश कॉस 5 क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। भाई मैं अपोजिट डायरेक्शन में भी एक्ट कर रहे हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे ये, तो डायरेक्शन बचेगा क्या मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आएगा, सिर्फ और सिर्फ साइन 5 कॉम्पोनेंट की वजह से आएगा। यानी कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो जितने भी यहाँ पे करंट एलिमेंट अलग अलग डायरेक्शन में हम लोग लेंगे, सबके साइन 5 को मैं इंटीग्रेट कर दूँ, साइन 5 के कॉम्पोनेंट को इंटीग्रेट कर दूँ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि कॉस 5 के कॉम्पोनेंट तो अपोजिट एजेस पे आ रहे हैं और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सिर्फ साइन 5 ही एडअप होगा। ये बात क्लियर सबको, इतनी बात। रिजोल्यूशन ये तो बहुत सारी चीज़ें कराई हैं, रिजॉल्व कितनी बार कराया हम लोगों ने 11वीं क्लास में। उसके बाद में वही हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए रिजॉल्विंग डीबी एंड डीबी डैश इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, वी फाइंड दैट डीबी cos थीटा एंड डीबी डैश cos थीटा विल कैंसिल आउट ईच अदर एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड विल ओनली बी ड्यू टू डीबी साइन 5 एंड डीबी डैश साइन 5। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अगर आप निकालना चाहते हो टोटल, तो आप क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए सिर्फ और सिर्फ इसका डीबी साइन 5 का। ये क्लियर हुआ सबको कि डीबी साइन 5 का इंटीग्रेशन क्यों करा हमने, क्यों, क्योंकि cos 5 वाले ने तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, वो तो बचा ही नहीं, वो तो गेम से आउट हो गया। बचा कौन यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ डीबी साइन 5 बचा, तो जितने भी डीबी साइन 5 हैं सबका इंटीग्रेशन कर दो। अब हम करेंगे क्या, वैल्यूज पुट करेंगे एक एक करके। अब वहाँ पे आप ट्राइंगल में ऊपर जाएंगे तो साइन 5 लगा के देखिए, साइन 5 का लगा के देखोगे तो आ जाएगा अपना, वो क्या आएगा आपके पास में, a/a² प्लस x² की पावर 1/2 आ जाएगा। देखिए साइन 5, ये वाले ट्राइंगल की बात करता हूँ मैं, साइन 5, तो ये परपेंडिकुलर और ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज। साइन 5 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या है a और ये क्या है √a² प्लस x²। तो यही मैंने साइन 5 की वैल्यू में पुट कर दिया। आप चाहें तो एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं यहाँ पे और लिख सकते हैं कि साइन 5 जो है वो a/a² प्लस x² के बराबर है। dv कितना है हमारे पास में, μ0/4 IDL अपॉन a² प्लस x² आया था, जो देखा आपने ऊपर फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी, पुट कर दिया। ये वैल्यू कितनी है 1 है और ये पावर कितनी है 1/2 है, 1 + 1/2 करोगे तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगी a² प्लस x² की पावर। डीएल का इंटीग्रेशन कर देंगे। डीएल क्या होता है, डीएल का मतलब क्या है, जैसे पीछे भी देखा था आपने सर्कुलर कॉइल के लिए, डीएल का इंटीग्रेशन क्या लेते हैं हम लोग, कॉइल का सरकमफेरेंस ले लेते हैं। डीएल क्या है, स्मॉल करंट एलिमेंट, स्मॉल कोई एक लेंथ का एलिमेंट कंसीडर कर लिया, अगर पूरी लेंथ को लेंगे तो क्या हो जाएगी, वो उस कॉइल का सरकमफेरेंस हो जाएगा। ये वैल्यूज उसके बाद में जो कट रही हैं वैल्यूज उन्हें काट देंगे और लास्ट में हम लोग फाइनली ये वाला फॉर्मूला ऑब्टेन कर लेंगे, b = μ0 IA² अपॉन 2 a² प्लस x² की पावर 3/2। ये फार्मूला बन गया फाइनली। इस फार्मूले को आप याद कर लेना है। अगर न्यूमेरिकल आता है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालिए एक कॉइल की वजह से जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर रखी है, उसकी वजह से किसी एक्सेस पे उसकी कॉइल निकालिए, तो हम इस फार्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू, x की वैल्यू आपको पता है, a क्या है x क्या है, क्लियर है। चलें आगे, अब बनाएंगे स्पेशल केसेस से। अगर स्पेशल केसेस में अगर पॉइंट P सेंटर पे लाई कर जाता है, फिगर पे चलते हैं फिर से और उसमें समझते हैं कि अगर पॉइंट P सेंटर पे लाई कर जाता है, देखिए अगर ये वाला पॉइंट P यहाँ पे सेंटर पे आ जाए, यहाँ आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, ये तो डिस्टेंस कुछ बचेगा ही नहीं, ये तो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो फॉर्मूले में अगर आप x की वैल्यू को 0 पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, फॉर्मूले में अगर x की वैल्यू हम 0 पुट कर दें यहाँ पे, तो ये तो खत्म सब कुछ, ये x
खत्म हो गया। यहाँ से बच्चा क्या, ए स्क्वायर की पावर 3/2। ए स्क्वायर की पावर 3/2 करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए क्यूब आ जाएगा। कैंसिल आउट करोगे, वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2a आ जाएगा सेंटर पे। ये वही फॉर्मूला आ गया, अगर आप पहचान पा रहे हो, जो आपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको कराया था, यही फॉर्मूला बनाया था हमने सेंटर पे जब निकाला था, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। ठीक है, वहाँ पे बस हमने आर मान लिया था डिस्टेंस शायद, तो ये एक बार आप पीछे से चेक भी कर सकते हो, सेंटर पे यही फॉर्मूला बन गया फिर से। अगर पॉइंट पी कॉइल पे लाई करती है, कॉइल पे लाई करता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो रेडियस के बराबर होगा, एक्स की वैल्यू ए के बराबर हो जाएगी। अब एक्स की वैल्यू ए के बराबर पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूले पे चलते हैं फिर से। देखिए एक्स की जगह अगर आप ए पुट कर दोगे तो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या पुट हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर की पावर 3/2। 2a स्क्वायर की पावर 3/2 क्या लिख सकते हो, ए को ए क्यूब लिख सकते हैं, और 2 की पावर 3/2 को 2√2 लिख सकते हैं। कैंसिल आउट कर देंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4√2a। ये कब है, जब पॉइंट पी कॉइल पे ही लोकेटेड है। तीसरा स्पेशल केस क्या है, व्हेन पॉइंट पी लाइज फार अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कि पॉइंट पी जो है वो बहुत दूर है सेंटर से। इसका मतलब एक्स की वैल्यू बहुत 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 ज़्यादा बड़ी है ए से। तो इसका मतलब अगर आप ए में एक्स में ए प्लस करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम नियरली इक्वल ले सकते हैं उसे एक्स स्क्वायर के। सपोज करो मेरे पास एक्स की वैल्यू थी ये, ठीक, और ए की वैल्यू थी ये। अब इस वैल्यू में मैं इस वैल्यू को ऐड कर दूं तो इसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ने वाला, ना के बराबर है, आप करो ऐड मत करो फ़र्क ही नहीं है। तो उसी तरीके से हम कह रहे हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को नियरली इक्वल किसके लिए ले लेंगे, एक्स स्क्वायर के इक्वल ले लेंगे। पुट कर देंगे यहाँ पे, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2x क्यूब बन जाएगा। ठीक, ये क्लियर हो गया। अगर एंटर्न्स की बात करें तो एंटर्न्स में क्या हो सकता है, इसी फॉर्मूले में जो ऊपर हमने फॉर्मूला बनाया था, देखिए बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन ए अपॉन 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है, ऊपर नीचे अगर सरकमफेरेंस से ऊपर नीचे अगर हम 2π से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको हम किसके फॉर्मूले में, किसके टर्म्स में बना सकते हैं, सरकमफेरेंस के टर्म्स में बना सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4π, ये मैंने म्यू नॉट अपॉन 4π बनाने के लिए लिखा है कि म्यू नॉट अपॉन 4π से हमें याद रहता है फॉर्मूला। तो अगर कोई म्यू नॉट अपॉन 4π से याद करना चाहते हो तो ऐसे कर सकता है, 2π का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई आप कुछ भी कर सकते हो। ऊपर अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर में, उसी चीज़ को डिनोमिनेटर में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम बस फॉर्मूले को मैनिपुलेट कर रहे हैं, दूसरी तरीके से बनाना चाह रहे हैं। म्यू नॉट अपॉन 4π NIA इंटू ऊपर 2πa अपॉन एक्स क्यूब। 2πa क्या है यहाँ पे, सरकमफेरेंस है सर्कल का। ठीक, अगर एरिया के टर्म्स में बनाने के देखें तो एरिया के टर्म्स में कैसे बना सकते हैं हम इस फॉर्मूले को, म्यू नॉट अपॉन 4π, वही ये इसी वाली फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ से, म्यू नॉट अपॉन 4π NI, और इसको क्या कर दिया मैंने, ये देखिए पाई ए यहाँ पे मेरे पास में और एक ए यहाँ पे, तो इसे क्या लिख सकता हूँ, पाई ए स्क्वायर लिख सकता हूँ इंटू 2 अलग से लिख दिया। आप इसको खुद बना के देखिए इस फॉर्मूले से, ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। वैल्यूज़ को मैंने मल्टीप्लाई करके अपनी सिंप्लिसिटी के लिए मैं सब्स्टिट्यूट कर सकूँ, वो करा है मैंने। उसके बाद अगले स्टेप में मैंने क्या कर दिया, म्यू नॉट अपॉन 4π NI, और इसकी जगह क्या लिख दिया, ये क्या है बच्चों, पाई इंटू ए क्या है, रेडियस था ना, तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है, सर्कल का एरिया। तो मैंने इसको कैसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, कैपिटल ए से सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये रहा यहाँ पे कैपिटल ए, वेयर कैपिटल ए इज एरिया, इंटू 2 अपॉन एक्स क्यूब। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π NIA की जगह पे हम लोग एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं m इज इक्वल्स टू NIA। और क्या बोला जाता है इसे, मैग्नेटिक मोमेंट या फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपने पीछे पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। फॉर्मूला क्या होता है, NIA। अगर नंबर ऑफ टर्न 1 हो जाएगी तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, IA हो जाएगा। I क्या है, करंट फ्लोइंग इन दैट कॉइल, और A क्या है, एरिया ऑफ दैट कॉइल। प्रोडक्ट कर दीजिए तो आपके पास में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। यहाँ से अगर आप ऐसा यूनिट निकाल के देखोगे तो क्या आएगी, करंट की ऐसा यूनिट एम्पेयर होती है और एरिया की मीटर स्क्वायर होती है, तो एम्पेयर मीटर स्क्वायर आ जाएगी। डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हो इस मैग्नेटिक मोमेंट की, क्लॉकवाइज रूल लगा के निकाल सकते हो। अगर आपको सेंस पता है कि लूप किस सेंस में बनाया जा रहा है तो आप क्या कर सकते हो, उसी के हिसाब से डायरेक्शन निकाल सकते हो। क्लॉकवाइज रूल 10th क्लास में भी सिखाया था, आपको याद होगा। देखिए सेंस ऑफ लूप हमने इस तरीके से लिया है, यानी कि ये कुछ डायरेक्शन दी है हमें, तो क्या हो सकता है इसके अंदर, यानी कि करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है कॉइल के अंदर, ये डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे अगर आप इस एरो की डायरेक्शन को मैच करते हुए एक शेप बनाओ तो एक शेप इस तरीके की बनती है, एस बोल सकते हैं हम उसे। तो यानी कि अगर किसी भी कॉइल में अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ऊपर उसके साउथ पोल होगा। अगर किसी भी कॉइल में डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है करंट की तो उसमें ऊपर जो है वो नॉर्थ पोल होगा। अगर इन्हीं कॉइल के आप पीछे चले जाओगे तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी।
डायरेक्शन रिवर्स का मतलब सब समझते होंगे। डायरेक्शन रिवर्स का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, इसका मतलब यहाँ अगर आगे से आपको एक क्लॉकवाइज दिख रहा है तो पीछे से आपको एंटी क्लॉकवाइज देखने लगेगा। इसी तरीके से ये यहाँ आपको अगर एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो पीछे से आपको क्लॉकवाइज देखने लगेगा। तो आगे अगर इसका आगे साउथ पोल है तो पीछे इसका क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। इसके आगे नॉर्थ पोल है तो इसके पीछे साउथ पोल होगा। तो इस तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि किसी भी कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो कौन से तरफ उसका साउथ पोल होगा और कौन सी तरफ उसका नॉर्थ पोल होगा। इस तरीके से हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन निकालनी आपको सिखा दी। चलिए, ये डेरिवेशन हमने ख़त्म करा इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो आपको और एक अच्छा सा डेरिवेशन कराएंगे, एम्पेयर सर्किटल लॉ पढ़ाएंगे, क्या है, बड़ी मज़ेदार चीज़ है एम्पेयर सर्किटल लॉ। अभी तक हम लोग एक ही लॉ पढ़ा था, बायोट-सेवर्ट लॉ, उस पर बेस सारे डेरिवेशन करते चले आ रहे थे। अब एक और नया लॉ पढ़ेंगे एम्पेयर सर्किटल लॉ, और आगे जितने भी डेरिवेशन होंगे इस पार्ट में चैप्टर के वो सब फिर उसी लॉ पे बेस्ड होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें एम्पेयर सर्किटल लॉ एक बिंदास तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बाय बाय।